हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में 12th क्लास का सोल्यूशन टॉपिक का काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो आपको बहुत फ़ायदा रहने वाली है। हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये सोल्यूशन का 12th क्लास का ये चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते एग्जामिनेशन के अंदर में, चाहे वो नीट के अंदर हो या जेई के अंदर हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड के अंदर में हो। तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें ग्राउंड लेवल की बात करूंगा, बहुत इजी लेवल की बात करूंगा और हाई लेवल तक जाऊंगा। इसमें हम क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। जो भी हम आपको थ्योरी बताएंगे, हेनरी लॉ हो या रॉल्स लॉ हो, पूरी ग्राफ के साथ उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। लास्ट में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको बहुत फायदा रहेगी। आप यहाँ थ्योरी सीखोगे, फिर लास्ट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर थ्योरी में कॉन्सेप्ट बच गया होगा तो वो आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक जरूर कर देना बस, ठीक है। जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको थ्योरी समझ में आई या नहीं आई है। करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेनरी लॉ के बारे में। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हम समझने के लिए, हेनरी लॉ को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सॉल्यूशन का कुछ ओवरव्यू समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक पार्ट समझना पड़ेगा, तभी आप हेनरी लॉ को समझ पाओगे। डायरेक्ट आप हेनरी लॉ का मैं आपको समझा दूं हेनरी लॉ के बारे में, तो फिर आपको थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे कि सारा कहानी सोल्यूबिलिटी पे ही है, क्योंकि हेनरी ने जो बात कहे थे ना, सोल्यूबिलिटी के अंदर बात किए थे बस। तो सारा कहानी सोल्यूबिलिटी के अंदर में है। तो हम सोल्यूबिलिटी की पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सोल्यूबिलिटी। तो जो बच्चे की सोल्यूबिलिटी समझ में नहीं आती, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, जो चाहो आप उसमें समझा देता हूँ, ताकि आप इजी में, कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको हिंदी में एकदम टूटी भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। देखो, सोल्यूबिलिटी के अंदर में दो चीज़ हमेशा कंपोनेंट होता है। पहला क्या होता है, पहला सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। जैसे हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चे, सॉल्यूशंस बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब बात ये हो गई, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है। तो जैसे हम सॉलिड की जो अमाउंट होता है, सॉलिड का जितना अमाउंट होता है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात है, एनसीईआरटी का ये लैंग्वेज है, जो बताया गया है कि जो सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट और सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट और सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट में डिजोल्व हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, सोलूबिलिटी होता है। बस यही कहानी है, रट्टा नहीं मारना, बस रट्टा नहीं मारना बच्चे। रट्टा मारोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों खत्म हो जाएगा। तो बस बेसिक याद रखना है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, ये सॉल्यूट का अमाउंट है, ये मैक्सिमम अमाउंट जितना भी अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट ये सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, वही हमारा सोलबिलिटी होती है। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, सोलबिलिटी जो होती है। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसकी कुछ डिपेंडिंग होती है, वो किस पर डिपेंड करता है। देखो, सॉल्यूट का जो डिपेंड होता है सोलबिलिटी के अंदर में, वो डिपेंड करता है नेचर पे, कि नेचर क्या है। नेचर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर पे डिपेंड करता है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाने से और सोलबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड होता है प्रेशर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे और मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको मैंने बता दिया, डिपेंड करता है, सॉलिड जो सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है वो डिपेंड करता है नेचर पे, डिपेंड करता है, सॉलिड का भी नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का भी नेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं सोलबिलिटी के टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलबिलिटी के टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला हम टाइप बात करेंगे, वो टाइप होगा हमारा सोलबिलिटी, क्या होगा, सोलबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है सोलबिलिटी ऑफ ए गैस
इन ए लिक्विड। दो पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे बड़ी कहानी है। तो हेनरी ला जो बात किए थे ना, वो फर्स्ट वाली पॉइंट पे बात नहीं किए थे, सेकंड वाली पार्ट जो है इस पे बात किए थे। यहाँ पर अपनी राय दिए थे, अपनी विचारधारा दिए थे। सेकंड वाली पॉइंट पे क्या है, सेकंड वाली पार्ट सोलबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इस पे ही अपनी विचारधारा दिए थे। तो हम पहले समझते हैं कि फर्स्ट वाली जो पार्ट थी उस पर आखिर क्यों नहीं दिए। एक्चुअली फर्स्ट वाली पार्ट पे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फर्स्ट वाली जो पार्ट है उसमें क्या है कि सोलबिलिटी जो होता है सॉलिड इन ए लिक्विड, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, उसको हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व हो जाता है। कभी कभी टेम्परेचर के कंडीशन पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सोलिबिलिटी आसानी से डिजोल्व हो जाती है। ये सबसे बड़ी कहानी है। और यहाँ पर आपको देखा जाए, मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर सॉलिड आपको जो है ये सॉलिड है, सिंपल में सॉलिड नहीं है, ये सॉल्यूट है, ठीक है। अगर ये सॉलिड अगर आपको सॉलिड होता है और ये लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो जैसे आपको सॉलिड जो होता है सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं या सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, दिक्कत ये होती है इसकी जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाती है। अब वेपर प्रेशर कम होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक में। जैसे एक कंटेनर ले लो बच्चे, एक कंटेनर के अंदर में पहले आपको सॉल्वेंट है, सिंपल, ये समझो ये लिक्विड है, सिंपल ये लिक्विड समझ लो, ठीक है, ये लिक्विड है। अब कुछ नहीं करना, ऊपर से हम सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूट, जैसे आपको जो राउंड मैं बता रहा हूँ ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट ऐड किए। होता क्या है कि आपको पता कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत हाई होती है। रीज़न ये होता है कि प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है। क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल। आप सोचेंगे वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल जिसकी वेपर प्रेशर हाई होती है, जिसकी वेपर प्रेशर होती है। और सॉल्यूट जो होता है हमारा वो एक नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है बच्चे, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि इसकी वेपर प्रेशर बनती ही नहीं है। और ये नॉन वोलाटाइल जो होता है, नॉन वोलाटाइल, ये शुगर हो सकते हैं, सॉल्ट होते हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होते, कुछ डिजोल्व हुए कुछ नहीं डिजोल्व हुए। तो ये जो हमेशा नॉन वोलेटाइल होते हैं इसको आप हीट करोगे ना तो वेपर नहीं बनेगा। आपने देखा होगा लिक्विड को हीट करो तो वेपर बनता है कि नहीं बनता, लेकिन आप नमक को हीट करो वेपर बनेगा नहीं, चीनी को हीट करो, शुगर को हीट करो, वेपर बनेगा नहीं। तो ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसकी वेपर नहीं बनती। तो होता ये कहानी कुछ ऐसा है कि जैसे सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल आता है तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है वो सॉल्वेंट के सरफेस एरिया पे क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। सॉल्वेंट के सरफेस एरिया पे ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन ऑक्यूपाई करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। तो हम नीचे से अगर हम हीट देते हैं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका क्या होता है, वोलेटाइल नहीं हो पाता है, क्योंकि आगे तो आपको हमारे भाई साहब ये सॉल्यूट पार्टिकल है तो इसको वोलेटाइल होने देता ही नहीं है। सॉल्यूट तो खुद वोलेटाइल होता नहीं है और सॉल्वेंट होता भी है तो सॉल्यूट उसको होने नहीं देता है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाती है जब हम सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट को ऐड करते हैं। कहानी यही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब जब वेपर प्रेशर डाउन होती है तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हल्का सा वेपर बढ़ती है और क्या होता है जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। तो कहानी ये है। तो यहाँ पर सारी कहानी तो ठीक थी, यहाँ पर कहानी थी कि जो सॉलिड जो पार्टिकल्स थे वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहे थे, सारी कहानी ठीक थी। टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इस फर्स्ट वाला पॉइंट जो है इसमें सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर की वजह से ये सॉलिड जो थी वो लिक्विड में जा रही थी, डिजोल्व हो रहा था। तो ये कहानी यहाँ पर सही लिख रहा है। लेकिन सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं सेकंड पॉइंट से जाने से पहले एक छोटा सा और आपको मैं एक क्या बोलते कॉन्सेप्ट बता दूँ कि जो सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी का जो मेन रीजन होता है, मेन मकसद होता है, सबसे पहला इंटरमोलिकुलर होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर अगर होता है तो वहाँ पर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, सिमिलर, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, सिमिलर। सेकंड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड भी पोलर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो आसानी से डिजोल्व कर जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली बात है। थर्ड जो है आपका नॉन पोलर, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर आसानी से ये भी डिजोल्व हो जाएगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है क्या, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होंगे। नॉन पोलर मतलब जैसे बेंजीन हो गया,
और टॉलिन हो गया, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं। सेम अगर पोलर और नॉन पोलर की हम बात करें तो वहाँ पर डिजोल्व नहीं हो पाते क्योंकि इसकी सेम नहीं, डिफरेंट है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, सबसे बड़ी वजह है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोलर और नॉन पोलर का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों को पोलर नॉन पोलर समझ में नहीं आएगा तो पोलर थोड़ा सा बता दो। पोलर के अंदर वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो पोलर होता है। जैसे HCl, HCl एक पोलर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हाइड्रोजन की कंपेरिजन ये होता है। और नॉन पोलर जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई डिफरेंस नहीं होता इक्वल, जैसे आप देख सकते हो मीथेन, मीथेन केस में क्या कार्बन और हाइड्रोजन उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है, बहुत कम होता है, तो ये नॉन पोलर है। बस वही यही बेसिक चीज़ ध्यान रखना आपको बस। तो यहाँ पर इसी वजह थी सबसे बड़ी चीज़ सोलिबिलिटी का सबसे मेन कारण ये था। फर्स्ट ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड, ये तीन चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पता लग जाए सोलिबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन। ओके, होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, वो भी किस केस में बढ़ती है, वो भी एंडोथर्मिक का केस में बढ़ती है। जब एंडोथर्मिक है तभी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर एक्सोथर्मिक का केस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घट जाती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक्सोथर्मिक केस में होता है। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता क्या है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ आपको कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर आपको समझा दूँ कि एंडोथर्मिक होता क्या है, एंडोथर्मिक होता क्या है और कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे होता है। देखो एंडोथर्मिक क्या होता है, देखिए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। एंडोथर्मिक में ध्यान रखना हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हीट एब्जॉर्ब करते प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। तो आपने ली चैटरली प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है ली चैटरली प्रिंसिपल के अंदर में, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो जो हमारा रिएक्शंस होता है, जहाँ पर जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा रिएक्शंस होता है वो फॉरवर्ड की तरफ भागती है, फॉरवर्ड की तरफ भागती है, किधर, इधर रिएक्शन भागती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही केस है, जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और एक्सोथर्मिक केस में कहानी ये होता है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक केस में कहानी कुछ ऐसा होता है कि रिएक्टेंट है, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट बनता है और इसमें हीट रिलीज हो जाती है। हीट क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो हीट रिलीज होने पे हमारा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड कहाँ करती है, बैकवर्ड करती है, क्योंकि पहले या बाहर में हीट है। तो जब बाहर में हीट है तो वहाँ पर रिएक्शन क्यों जाएगी, जहाँ पर हीट है पीछे की तरफ भागेगी, तो यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड करती है। तो इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है सॉलिड से लिक्विड के अंदर में, और टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक में सोलिबिलिटी घटती है। यही दो पॉइंट है, इसी पे पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, इसी पॉइंट पे, ये सेकंड पॉइंट है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हेनरी लॉ ने बात किया था। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हेनरी लॉ के बारे में। अब मेन कहानी अब स्टार्ट होती है हेनरी लॉ की। तो कहानी क्या है बच्चे, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो हमने फर्स्ट की बात तो कर दिया, सॉलिड इन ए लिक्विड टेम्परेचर के हिसाब से, इसमें प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर कहानी आती है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही थी जो फर्स्ट से, वो तो कंप्लीट हो गई, सॉलिड से लिक्विड में डिजोल्व हो गया टेम्परेचर वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा कहानी हो ही नहीं रहा था, टेम्परेचर वाला थोड़ा एक अलग फैक्टर आ रहा था। तो हेनरी लॉ भाई साहब आते हैं और यहाँ बोलते हैं कि देखो जो फर्स्ट वाली जो पॉइंट थी वो तो ठीक थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि सेकंड वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गैस होती है वो डिजोल्व होती है लिक्विड के अंदर में, लिक्विड के अंदर में, तो उसके जो डिपेंड करता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये हेनरी लॉ ने बताया था कि जब भी गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है या सोलिबिलिटी होती है उसके पार्शियल प्रेशर पे होती है। तो कहानी ये आती है हेनरी लॉ के यहाँ से कि देखो द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। लेकिन फर्स्ट वाला केस में क्या था, फर्स्ट वाला केस में कोई प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इस वाला केस में सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, इसमें प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ टेम्परेचर पे ही कर रहा था। लेकिन केस बदल गई बच्चे, केस क्या बदल गई, केस जो थी वो बदल गई। लेकिन सेकंड वाला केस में जो है
इसमें डिपेंड कर रहा है किस पे, पार्शियल प्रेशर पे। तो जो हेनरी लॉ ने यही अपनी एक लाइन दिया था, जो बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए पार्शियल प्रेशर। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है हेनरी लॉ का। तो ध्यान रखना है कि बोला कि जो गैस का सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर में वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर पे। समझ में आ गई? बस। तो यहाँ पर कहानी बना, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हेनरी लॉ ने, दिया सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सी क्या है? सी आपका ही सोलुबिलिटी है। सोलुबिलिटी है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यही है। ये कंसंट्रेशन थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा मैं जल्दी में लिख दिया हूँ। ओके, ये कंसंट्रेशन है। तो ये सी सोलुबिलिटी है, ये पार्शियल प्रेशर पी है। यही कहानी थी हेनरी लॉ का। अब देखो क्या है, इसको हम आगे थोड़ा और भी इलोबरेट करते हैं, ड्राइव करते हैं। सी सोलिबिलिटी है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटती है तो बराबर आता है, इक्वल आता है। और जब इक्वल आता है तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू या कांस्टेंट आती है, वो आती है के एच कांस्टेंट इनटू पी। तो ये पहला आपका इक्वेशन देखने को मिल जाती है, फॉर्मूला देखने को मिल जाती है, जो भी आप बोल दो देखने को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके और भी फॉर्मूला होते हैं, इसकी फॉर्मूला और भी होते हैं। पी इज इक्वल टू के एच इनटू सी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना। सेकंड, और एक और फॉर्मूला होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत हायर बुक्स में लिखे जाते हैं, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होता है। वो क्या होता है? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये तीन फॉर्मूला होते हैं जो आपको ध्यान रखना है हेनरी लॉ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखने वाली बात। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही कहानी है। और यहाँ पर के एच जो है वो हमारा क्या है? हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर बेसिक जो डेरिवेशन बता दूं, प्रेशर बढ़ाने से गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और के जो होता है वो घटती है। ये डेरिवेशन हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रेशर, हाँ मतलब प्रेशर बढ़ाने से गैस के अंदर जो लिक्विड होती है वो सोलुबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और केएच वैल्यू घट जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हेनरी लॉ ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। ओके, अब हम बात करने वाले दोस्तों रॉल्स लॉ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ के बाद रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रॉल्स लॉ की बात कहाँ से आई, कैसे इसके दिमाग में ये चीज़ बात आई, जिसकी वजह से अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया और अपनी एक लॉजिकली बात रखी। तो हुआ क्या, कुछ ऐसा है, वेपर प्रेशर की बात चल रही थी। तो वेपर प्रेशर के अंदर में था क्या, एक कंटेनर था जिसके अंदर में दो लिक्विड्स थे, अलग अलग लिक्विड्स थे। एक लिक्विड समझ जाओ, एक लिक्विड ए था और एक लिक्विड बी था, ठीक है। दोनों लिक्विड था, दोनों जो था वो लिक्विड ही था, ठीक है। दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पर ए और बी दोनों मिक्स कर दिया, ठीक है, इस तरह से मिक्स कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हीट करने के बाद दोनों लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर बन रहा था, ठीक है। तो यहीं से रॉल्स लॉ ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, यहीं से स्टार्ट होता है। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं किसी एक कंटेनर के अंदर में, तो दोनों का अपना एक वेपर प्रेशर बनाता है। जो वहाँ पर रॉल्स लॉ ने बताया, ये बताया कि क्या बताया कि विच स्टेट ऑफ ए सोल्यूशन फॉर ए सोल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हो, फॉर ए सोल्यूशन ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहीं पर आपका रॉल्स लॉ की बात आती है। रॉल्स लॉ ने जो सिंपल बात बोला कि सोल्यूशन के अंदर में जो वेपर प्रेशर बनती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के, सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है ना उसके मोल फ्रैक्शंस का। क्या होता है फिर से समझ लो। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आप ऐड किए, ठीक है, ऐड किए, और दोनों हमारा क्या है, लिक्विड ही फॉर्म में है, दोनों क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ऐड किए तो दोनों की जब वेपर प्रेशर बनती है तो सोल्यूशन, तुझे दोनों को ऐड करने में आपको सोल्यूशन तो देखने को मिलेगी। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यही होता है, एक से नोट करते हैं, यही है रॉल्स लॉ की बातें। सबसे बड़ी बात यही इसने दे दिया, लाइन अपनी बातें कह दी। जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो दोनों अपना अपना एक वेपर प्रेशर देता है। तो वहीं से इसका दिमाग आया कि वेपर प्रेशर जो होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है
उस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना, जो मोल फ्रैक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी तो वेपर प्रेशर बनती है। सिंपल बात है, यही तो बात रखी गई है। अब देखो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन ये होती है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूशन का होता है या सॉल्वेंट का होता है। एक्चुअली रियल कहानी यही है कि जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है ना, उसी का मेन वेपर प्रेशर होता है। लेकिन हम मोटा मोटी बात करते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि दोनों सॉल्यूट उसके अंदर भी है, सॉल्वेंट उसके अंदर भी, दोनों है ना, तो मोटा मोटी सॉल्यूशन तो हुआ। तब बात यही होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट बनी वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनी जो मैं आपको बताता हूँ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रैक्शनल एक्स का, मोल फ्रैक्शनल का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वही कहानी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो P हटेगा तो आएगा P नॉट एक्स। अब देखो ये कहानी बनी रॉल्स लॉ की बातें, ठीक है। अब देखो P जो है वो P क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। और P नोट जो है ये प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और एक जो है ये मोल फ्रैक्शन है, किसका है मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत समझाने वाला हूँ। इसकी बहुत सारी एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला बनी है जो मैं आपको बता दूँ। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कहानी क्या आती है, ट्विस्ट आती है। यहाँ पर मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड कर दें ये, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन बनता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम बात करें, इसमें भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करें तो यहाँ पर अभी हमारा क्या बना, सोल्यूशन बना, ठीक है। कहानी यहाँ तक आ जाती है। अब हम समझाने वाली बात करते हैं। अगर सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो यहाँ पर कुछ अलग फार्मूला बनते हैं। ये रॉल्स लॉ की बातें थी, उसकी थिंकिंग थी, माइंड था। ये फार्मूला का मेन फार्मूला था कि P इक्वल टू P नोट इंटू एक्स, ये तो था। लेकिन बात यहाँ पर और भी बातें आई कि अगर सॉलिड हो तो, और सॉल्वेंट लिक्विड हो। अगर सॉलिड लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया वहीं से दिमाग आता है रॉल्स लॉ की, कि दोनों अपना जो सॉलिड लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों अलग अलग लिक्विड है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर बन रहे हैं। वहीं से इनका दिमाग आता है कि दोनों का वेपर प्रेशर को मिक्स करने पे दोनों का सम कर दो, और सम करने के बाद P टोटल निकल जाती है। यहाँ पर डाल्टन लॉ के हिसाब से बात आती है उसके दिमाग में, किसकी, रॉल्स लॉ की। अब यहाँ पर कहानी में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता है, जब हम सेकंड पॉइंट से समझते हैं। पहले सेकंड वाली बात को हम रखते हैं, फर्स्ट वाली की बात को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। ओके, सेकंड वाली बात को हम समझते हैं। सेकंड वाली बात में ये है कि अगर कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर भी वही बात है, एक कंटेनर के अंदर में एक लिक्विड ए समझ लो और एक लिक्विड बी है। दोनों लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। ओके, अब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर आते हैं, ठीक है, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब देखना ये है कि पी ए इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। तो यही कहानी यहाँ से, इसको जो रॉल्स ने अपनी बात कही थी, ये वाला बात, यही पॉइंट से बात आएगी। पी ए इक्वल टू P नोट ए इंटू एक्स। ये पहला पॉइंट आया, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड ए से आया, जो लिक्विड एक हमारा था, सॉलिड का जो लिक्विड ए था वहाँ से आया। अब सेकंड लिक्विड आती है सॉल्वेंट का लिक्विड, वहाँ वो हो गया हमारा पी बी इक्वल टू P नोट ए इंटू एक्स। सेकंड पॉइंट है, ये होता है। ये कहानी दो जगह से आती है। जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद कहानी कुछ ऐसा होता है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, कुछ कहानी ऐसी आती है जो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि यहाँ पर दोनों का सम हो जाता है। डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या बताया था, यही बात बताया था कि एक लिक्विड, एक कंटेनर के अंदर में अलग अलग मोलिक्यूल, गैस मोलिक्यूल रख दो जो अनरिएक्टिव मोलिक्यूल्स होते हैं। तो दोनों जो जितने भी मोलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, कंटेनर के अंदर में, सब अपना एक प्रेशर लगा रहा होता है, सब एक इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहा होता है। और वहीं पर समझ में आ गया कि जो मोलिक्यूल, अगर हम इंडिविजुअल, अगर मोलिक्यूल अनरिएक्टिव मोलिक्यूल हम डालें किसी कंटेनर के अंदर में, तो सब मोलिक्यूल अपना अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहा होगा। तो वहीं पर P टोटल निकाला था। P टोटल जो होता था वो क्या किया, सम कर दिया सारे प्रेशर का, जो भी पार्शियल प्रेशर अपना अपना इंडिविजुअल लगा रहा था सबका जोड़ दिया, सम कर दिया। वो पार्शियल प्रेशर जो सम करने के बाद P टोटल के बराबर होता है। तो यही कहानी यहाँ पर है, इसको सब जोड़ करके P टोटल जोड़ करके वो सिंपल कर दिया, PA प्लस PB दोनों का जो है वो जोड़ हो जाता, सम हो जाता है। मिक्स किया, जोड़ दिए। तो यहाँ पर P
टी इज इक्वल टू पी ए क्या है, पी ए है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। समझ रहा, कहानी यही है, यही मेन है। तो ये सबसे पहला इक्वेशन था रॉल्स लॉ का, जो हमने बताया इसके बाद, जो पहला ये था, इसके बाद यहाँ पे कि जब दोनों लिक्विड आपके अंदर हो, सॉलिड भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब आपका ये फॉर्मूला लगाना। ऐसे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाती है कि सॉलिड भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो ये पी टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए प्लस पी बी। और पी ए क्या है हमारा, पी नोट ए इंटू एक्स ए यहाँ पर लिखना भूल गया मैंने, एक्स यहाँ पे भी, और पी नोट बी इंटू एक्स बी। बस यही इसका मेन है, इसको फॉर्मूला हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली पॉइंट पे, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर जाता है, इसकी वेपर प्रेशर कम हो जाती है। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, ओके ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या थी, रॉल्स ने क्या दिया, P इज इक्वल टू पी नोट एक्स, ये दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट हमारा है वो क्या है, अब जो हमारा जो मोल फ्रैक्शंस है, अब जो हमारा मोल फ्रैक्शंस है वो क्या है, सॉल्वेंट के अंदर में है। क्या है, सॉल्वेंट के अंदर में है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मोल फ्रैक्शन के बारे में। जो मोल फ्रैक्शंस होता है वो यूनिटलेस होता है, उसको कोई यूनिट नहीं होता, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो समझ जाओ यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो है ही नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्वेंट की बात करता है। अगर सॉल्वेंट है ही नहीं तो इसलिए तो x इक्वल टू 0 है। अगर x इक्वल टू 1 है तो समझ लो 100% सॉल्वेंट है। अब ये कहानी हम आगे बताएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना ताकि आगे यह काम आएगी, ठीक है, आप समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि x मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन का सॉल्वेंट दोनों का जो सम होता है 1 के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन का सॉल्वेंट दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारा x जो है क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको सॉल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम सॉल्वेंट में सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमको सॉल्यूट ऐड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे सॉल्वेंट, तो एक सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक सॉल्यूट, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो P इज इक्वल टू पी नोट, पी नोट एक्स को हम लिख सकते हैं, सॉल्वेंट है, हमको सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, एस मतलब सॉल्यूट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पी जो होगा पी अपॉन पी नोट हो जाएगा और 1 माइनस एक सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमको एक सॉल्यूट निकालना है, तो इसको हम बराबर उधर ले जाएंगे। तो एक सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी नोट, ठीक है। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, पी नोट तो पी नोट माइनस पी हो जाएगा। तो एक सॉल्यूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये है सॉल्यूट के केस में निकालना। अगर सॉल्वेंट के अंदर में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाती है, तो उसकी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट की तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब इसमें पी नोट क्या है, पी नोट हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। पी क्या है, ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। और आपको 3 फॉर्मूला याद रखना, कितना 3 फॉर्मूला याद रखना। पहला कौन सा फॉर्मूला याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है, मैं आपको एक साइड में आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये रॉल्स लॉ का P इज इक्वल टू पी नोट एक्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इसको लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हो गया जो एक सॉल्यूट वाला हो गया। एक सॉल्यूट निकालने के लिए पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट। ये ज़्यादा हम यूज करते हैं तब जब RLVP के यूज करते हैं। जब RLVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वहाँ पर भी यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे भी
कि अगर आपको सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दे तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर दोनों लिक्विड सॉल्वेंट होगी तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर अब नॉर्मल बात पूछी गई एग्जामिनेशन अंदर में तो रॉल्स डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यही आपका रॉल्स लॉ की बातें थी। अब इसके आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। इसकी जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ग्राफ, जो समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। पर देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ये ग्राफ सबसे बड़ी चीज होती है जो आपको एनसीईआरटी में सेम यही ग्राफ आपको मेंशन हो रखा है। तो मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि देखो, मैंने बताया x0 है, यहाँ पर देखो x0, यहाँ पर वही है, वही कहानी है कि दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। सॉल्यूट भी आपका लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड होगा। तो दोनों केस होती है ये बात। ये क्या होती है? दोनों के केस में बातें होती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैं बताया था पहले भी कि अगर x0 है तो समझो यहाँ पर सॉल्वेंट है ही नहीं, क्योंकि हमेशा जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्वेंट की बात करता है। x0 मतलब सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्वेंट नहीं है तो यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा सा कलर लेके बताता हूँ। यहाँ पर अगर सॉल्वेंट नहीं है तो सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कितना होती है? बहुत कम होती है। तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत कम हो रही है, दिख रहा है, बहुत कम हो रही है। तो यहाँ से क्या होता है? मोल फ्रैक्शन बढ़ती चली जाती है। अभी x0 है, फिर x 0.1 होता है, 0.2 होता है, ऐसे करते करते 1 पे आके अटक जाती है। तो जब x1 होता है तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट एक भी नहीं होता, इसकी वेपर प्रेशर जो होती है वो हाई हो जाती है। यहाँ पर देखो, तो x0 है, इसकी वेपर प्रेशर बहुत लो है, तभी तो नीचे है ग्राफ। यहाँ पे वेपर देखो, तभी तो नीचे ग्राफ है ना। जैसे बढ़ाते जाते हैं 0.1, 0.2, x 0.1, 0.2, 0.3 जाकर के 1 तक लाई करती है, मैक्सिमम जाकर इसका वेपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट हो जाता है। तो ये P1 के केस में था, इसलिए x1 मैंने रखा, इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ से कहानी समझ में आती है। अब हम P2 के केस में बताते हैं, क्योंकि अलग अलग लिक्विड है। P2 के केस में बताते हैं। अगर P2 केस में देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं P2 वाले केस में। यहाँ पर देखो, अगर x2, P2 केस में x2 होता तो x2 अगर 0 है तो यहाँ पर भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है, इसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। वेपर प्रेशर कम है, इसके बाद बढ़ाते चले जाते हैं 0.1, 0.2, 0.3, बढ़ाते बढ़ाते 1 पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन 1। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट जो है वो है ही नहीं सॉल्यूट, है ही नहीं सॉल्यूट। जब सॉल्यूट यहाँ पर नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, इसकी वेपर प्रेशर बहुत हाई हो जाती है। इसकी वेपर प्रेशर क्या है? बहुत हाई हो जाती है। बस यही इसका ग्राफ का मतलब है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर प्रेशर जो P1 है ये, और ये P2 है, तो P2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सेकंड वाला है ना, इसलिए ज़्यादा होता है। अब इसको जो लाइन है, ये दोनों को लाइन मिला के P टोटल बना देता है। ये दोनों को जो लाइन है, P1 से लेके P2 को जो लाइन मिलाया, ये लाइन, ये P टोटल का मिलाया हुआ है कि P1 का ग्राफ और P2 का ग्राफ दोनों के मिला करके हम P टोटल निकालें, P1 प्लस P2, मतलब सिंपल PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, दोनों है ना। तो ये जो P1 नोट है ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये भी प्योर सॉल्वेंट का, दोनों को जोड़ो तो P टोटल हो जाएगा। तो P1 प्लस P2, यही ग्राफ था इसका मेन रॉल्स लॉ का। ओके।